नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी अभी नए आए हैं 12th क्लास करके, उनके लिए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर होंगी और इसके अलावा पेपर का पैटर्न किस तरीके से होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आज हम इसकी यूनिट स्टार्ट करेंगे, वही जो आपने 12th क्लास का 4th लेसन किया है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। इसकी और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन उन यूनिट में से मैं उस यूनिट को सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं जो कि आप 12th में करके आए हैं, जिससे कि आपको इजी रहे समझने में और आप उसको रिलेट कर सकें अपने पहले से, जो आपको पहले से चीज़ें पता है उन सब चीज़ों के साथ उसको अच्छे से रिलेट कर सकें। तो देखिए, आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो केमिस्ट्री होती है, जो केमिस्ट्री बीएससी के अंदर आएगी, बीएससी की जो केमिस्ट्री होगी, ये इसकी सबसे पहले 3 ब्रांच होंगी। 3 ब्रांचिंग यहाँ पर इसकी की जाएगी। सबसे पहले जो है वो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान। दूसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान। और तीसरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं भौतिक रसायन विज्ञान। यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक प्रकार के जितने भी कंपाउंड हैं, जैसे 12th क्लास में आपने जो पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं। एक तो जो हमारे पास चैप्टर थे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पर हम करेंगे। एसिड बेस किस तरीके से होते हैं, ये जो चैप्टर्स जो हैं, हाइड्रोजन वगैरह जो 11th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, ये सारे चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। अल्कोहल, ईथर, एमीन और वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी हमारे सिलेबस के अंदर होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको जीओसी बोलते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके जीओसी भी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर रिएक्शन के 3 या 4 रिएक्शन के अलग अलग प्रकार के इफेक्ट होते हैं, जिसको आपने 11th क्लास में जीओसी के अंदर पढ़ा होगा। अलग अलग प्रकार के जो इफेक्ट हैं, जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट है, प्लस एम माइनस एम, उसके अलावा इंड्यूस्ड इफेक्ट है जिसको प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं, प्लस आई माइनस आई। इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन है जिसको बिना बंद का अनुनाद अति संयुग्मन वगैरह बोलते हैं। उसके अलावा रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, प्लस ई माइनस ई। तो ये सारे के सारे जो इफेक्ट हैं इसको हम जीओसी के अंदर बात करेंगे। रिएक्शंस की मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, कौन सी रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होती है, उन सब के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बात की जाती है कि किस प्रकार के सिद्धांत से किसकी संरचना को समझाया जा सकता है, किसी अभिक्रिया के होने या ना होने को समझाया जा सकता है, किसी अभिक्रिया से कितना उत्पाद किस मात्रा में प्राप्त होगा इसको समझाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो 12th या 11th क्लास में आपने थर्मोडायनेमिक्स की है, इक्विलिब्रियम किया है, इसके अलावा जो 12th क्लास है, 12th क्लास में सॉलिड स्टेट की है, उसके अलावा लिक्विड स्टेट, उसके अलावा लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन वगैरह किया है। सॉल्यूशन के अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा केमिकल काइनेटिक्स, कैटलिस्ट वगैरह, उत्प्रेरण वगैरह, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होती हैं। तो 3 प्रकार की यहाँ पर हैं। प्रत्येक पेपर जो आपका होगा, प्रत्येक पेपर यहाँ पर 45 मार्क्स का होगा। 45 मार्क्स का। ये पेपर भी कितने मार्क्स का है? 45 मार्क्स का। और ये पेपर भी कितने मार्क्स का है? 45 मार्क्स का। अलग अलग पेपर होंगे सभी के। ये अलग बुक है, ये अलग बुक है और ये अलग बुक है। 3 पेपर होंगे 45 के। अब आपके यहाँ पर ये तीनों कितने नंबर के होंगे? 135 के। 135 की क्या है? थ्योरी है, प्लस
प्रैक्टिकल जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 65 नंबर का। 65 नंबर का यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, जिसमें से कुछ प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐड होंगे, कुछ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐड होंगे और कुछ प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री के ऐड होंगे। तीनों को ऐड करते हुए ओवरऑल 65 नंबर का आपके यहाँ पर पेपर बनेगा प्रैक्टिकल का। एक ही प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी के 3 पेपर होते हैं। तो यहाँ पर ये ओवरऑल कितना बन गया, ये है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री है, 200 मार्क्स की आपकी फिजिक्स है और 200 मार्क्स की आपकी मैथ है। इसी प्रकार से जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनकी 200 मार्क्स की केमिस्ट्री है, 200 मार्क्स की जूलॉजी है और 200 मार्क्स की बॉटनी है। तो इस तरीके से बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर सभी डिवाइडेशन होता है। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले डिवाइडेशन के बारे में बात की कि केमिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कौन सा पेपर कितने नंबर का, किस किस पेपर में हमको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ पेपर पैटर्न किस प्रकार से होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपका जो थ्योरी का पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 45 मार्क्स का होगा। आपके किसी भी पेपर को हम लें उसके अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं, प्रत्येक पेपर में ऑल ओवर 5 यूनिट्स होती हैं, 5 यूनिट्स। जिस प्रकार से आपने 12th क्लास में 11th क्लास में लेसन्स पढ़े हैं, वहाँ पर उन्हीं लेसन्स को कंपाइल करके कुछ नई उसमें चीज़ें, कुछ एडवांस चीज़ें जोड़कर प्रत्येक बुक के अंदर, मतलब फिजिकल में, मतलब एक जो हमारे पास में पूरी केमिस्ट्री फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इन तीनों को मिलाकर टोटल 15 यूनिट्स हैं, 15 यूनिट। एक बुक में 5 यूनिट है, ठीक है। अब 5 यूनिट में से किस तरीके से आपका पेपर डिवाइड होगा, 5 यूनिट आपके पास में होती हैं, 45 नंबर का आपका पेपर आता है थ्योरी में, ठीक है। अब ये डिवाइड कैसे होगा, जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसका मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ 5 यूनिट्स के बेस पर। इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सेक्शन ए, सेक्शन ए। दूसरा पार्ट होता है, सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1.5 मार्क्स का। तो टोटल सेक्शन ए कितने मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स का। अब सेक्शन ए के जितने क्वेश्चन होते हैं ये ऑल कंपलसरी होते हैं, ऑल कंपलसरी होते हैं, मतलब सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे, 10 के 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पैटर्न रहता है, यहाँ पर जो डिवाइडेशन रहता है वो होता है 2 क्वेश्चंस पर यूनिट। 10 में से 2 क्वेश्चन हर यूनिट में से आएंगे आपके। तो जितने 10 क्वेश्चन है, 10 में से 2 क्वेश्चन हर यूनिट में से आके 5 में से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी के अंदर आपके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, प्रत्येक होता है 3 नंबर का। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं, अटेम्प्ट आपको करने हैं ओनली 5, ठीक है। ओनली 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल 10 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5। तो 5 × 3 बराबर कितना हो गया, 15 नंबर का ये सेक्शन हो गया। टोटल कितने मार्क्स का हो गए, ये 15 मार्क्स का हो गया। ओनली 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये ओनली 5 कैसे अटेम्प्ट करने हैं, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, 2 क्वेश्चन पर यूनिट, 2 क्वेश्चन आएंगे। और आपको क्या करना है, आपको करना है मिनिमम 1 क्वेश्चन पर यूनिट आपके लिए कंपलसरी है। मतलब आपको क्या करना है, हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन को लेते हुए और आपको टोटल यहाँ पर 10 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। 15 नंबर का ये हो गया, 15 नंबर का सेक्शन ए, 15 नंबर का सेक्शन बी। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन सी की। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में 5 आते हैं। 5 में से 5 का मतलब क्या है, 1 क्वेश्चन पर यूनिट। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन आपके टोटल आते हैं। अटेम्प्ट एनी 3, आपको 3 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करने होते हैं 5 में से। अब 3 × 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल कितना हो गया, 15। तो इसका मतलब सेक्शन ए में
जो आपके पास क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, जो आपके पास क्वेश्चन होंगे वो कितने नंबर का होगा, 1.5 का एक। सेक्शन बी में जो आपके पास क्वेश्चन होंगे वो कितना होगा, 3 नंबर का एक। और सेक्शन सी में आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो 5 नंबर का एक होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सेक्शन ए में 10 के 10 करने हैं, सेक्शन बी में 10 में से 5 करने हैं हर यूनिट में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, और सेक्शन सी में 5 में से 3 करने हैं। कोई भी 3 आप कर सकते हो, किसी भी 3 टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो 3 × 5 = 15। तो ओवरऑल आपका कितने नंबर का पेपर होगा, ओवरऑल आपका 45 नंबर का पेपर होगा। इसी तरीके से 45 नंबर का पेपर आपका इनऑर्गेनिक का इसी तरीके से आएगा, 45 नंबर का आपका ऑर्गेनिक का इसी तरीके से आएगा, और 45 नंबर का जो आपका पेपर है वो फिजिकल का इसी तरीके से आएगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर इसकी थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आपको रिलैक्सेशन कहाँ मिलता है, बड़े क्वेश्चन के अंदर। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसको मोर देन 500 वर्ड्स या 500 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना होता है, उसके अंदर कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी सभी क्वेश्चन आपको लगभग करने कंपलसरी होते हैं। तो ये हमारे पास में था, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, जिसको शॉर्ट में MGSU बोलते हैं, उसकी फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पर आपके सिलेबस दे रखा है। कोटा यूनिवर्सिटी और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी दोनों का एक ही सिलेबस है, उसका यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। देखिए 5 यूनिट टोटल है। सबसे पहले जो पहली यूनिट है वो है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड कंप्यूटर। तो ये यूनिट जो है ये बेसिक कंप्यूटर की यूनिट है, बेसिक मैथमेटिक्स की यूनिट है। नॉन मेडिकल के किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको करवाई जाएगी। नॉन मेडिकल के किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पर मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेडिकल के कुछ विद्यार्थियों के यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, लेकिन उससे भी हम करवाएंगे तो तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल बेसिक मैथ होती है और बेसिक कंप्यूटर होता है, ठीक है। मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड कंप्यूटर। अब ये मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ पर हैं क्यों? क्योंकि आपने ये देखा है कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री के पीछे न्यूमेरिकल किए। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन न्यूमेरिकल में किसी चीज़ को किस तरीके से बदला जाता है, किसकी वैल्यू किस तरीके से बदली जाएगी, कहाँ पर जुड़ेगा, कहाँ पर घटेगा, किस प्रकार से कौन सी मैथमेटिक अप्रोच लगेगी, उन सभी को समझाने के लिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपके तीनों सालों में है, BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, सभी जगह पर फिजिकल केमिस्ट्री है। तो उसको समझाने के लिए आगे कोई बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से यहाँ पर मैथमेटिकल अप्रोच इसकी दी गई है। तो उसके अंदर होता क्या है मैथमेटिकल कंसेप्ट में, लॉगरिथम रिलेशन होगी, लॉग टेबल आपने पढ़ी होगी, कर्व को किस तरीके से बनाते हैं, मतलब जो कर्व होता है उसको किस तरीके से डिजाइन करेंगे, लीनियर ग्राफ, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स, ग्राफ, रेखीय ग्राफ कैसे बनेगा, और जो उसकी ढाल होती है उसकी गणना किस प्रकार से की जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ kx, ex, xn, इन सभी के जो फंक्शन होते हैं इनके रिलेशंस जो होते हैं उसको अलग अलग कैसे करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा, साइन x और लॉग x, उसके अलावा पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड रेसिप्रोसिटी रिलेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सम यूजफुल रेलेवेंट फंक्शन, इंटीग्रेशन है इसके अंदर, परम्यूटेशन है और कॉम्बिनेशन है, फैक्टोरियल्स हैं और प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारी की सारी बेसिक मैथ की चीज़ें हैं जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट ने 11th-12th के अंदर की होती हैं। ये सारा का सारा इसका सिलेबस है। कंप्यूटर्स के अंदर ज़्यादातर ये देखा गया है, एक पैटर्न चलता है कि जो बायो के स्टूडेंट होते हैं वो कंप्यूटर वाली इसका पार्ट करके जाते हैं, और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए दोनों ही पार्ट लगभग एक जैसे हैं। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन के अंदर आपको अटेम्प्ट करना है एक क्वेश्चन, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैथ का आएगा, वो भी बिल्कुल सिंपल सा होता है, किसी की वैल्यू पूछ लेते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी क्या होगी, अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होता है। उसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर किस प्रकार से होते हैं, अर्थमेटिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आएंगी। कोई ज़्यादा एडवांस नहीं है आपके कि आपके सी लैंग्वेज, जावा, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ नॉर्मल सभी की बेसिक जानकारी जो कि एक विद्यार्थी को होनी चाहिए, जो कि एक साइंस के विद्यार्थी को होनी चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर का आपको पता है वर्तमान में प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक फील्ड में, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे वो आर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी फील्ड हो, वहाँ पर
कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर जो ग्राफ्स बनते हैं उसके लिए कंप्यूटर की सहायता ली जा सकती है, और भी बहुत सारे कामों कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर की सहायता ली जा सकती है। इसी वजह से आपके सिलेबस में कंप्यूटर को ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गैसीय स्टेट। ये गैसीय अवस्था का जो टॉपिक है ये आपने पढ़ा हुआ है, गैसीय अवस्था का टॉपिक 11th क्लास के अंदर। 11th क्लास के अंदर आपके गैस और लिक्विड स्टेट थी, मतलब गैस और द्रव अवस्था, और 12th क्लास के अंदर आपके सॉलिड स्टेट थी। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्लीट ही आएगा, लिक्विड स्टेट भी आएगी, सॉलिड स्टेट भी आएगी और गैस स्टेट भी आएगी। दूसरी यूनिट कौन सी है? गैस स्टेट। पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का जो गति की सिद्धांत है उसके अभिग्रहित कौन कौन से हैं? डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब जो गैस होती है वो आदर्श व्यवहार से विचलन कैसे प्रदर्शित करती है। वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वान डर वाल की गैस इक्वेशन कौन सी है, किस तरीके से ड्राइव करते हैं। क्रिटिकल फिनोमिना, इसको बोलते हैं क्रांतिक परिघटनाएं, कौन कौन सी। पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैस, मतलब किसी भी रियल गैस के लिए, किसी भी वास्तविक गैस के लिए उसके दाब और आयतन का वक्र आइसोथर्मल कंडीशन में बनाना। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट्स, द आइसोथर्म ऑफ वान डर वाल इक्वेशंस, तो ये सारी जो अवस्था सातत्य बोलते हैं उसको, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, एक अवस्था को दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़ी जाती है तो अवस्था सातत्य बोलते हैं। द आइसोथर्म ऑफ वान डर वाल इक्वेशन, उसके बाद है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वान डर वाल कांस्टेंट। कुछ क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं, ए बी वगैरह वान डर वाल कांस्टेंट होते हैं, इनके बीच में कौन कौन से रिलेशन होंगे। उसके बाद में लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, उसके बाद रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो जो इसकी समानित वाली जो समीकरण जिसको हम बोलते हैं वो ये रिड्यूस इक्वेशन होती है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का मतलब होता है आणविक वेग। आणविक वेग में रूट मीन स्क्वायर इसका आएगा, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज आएगी। उसके बाद क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मैक्सवेल का एक लॉ है जिसने कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में यहाँ पर बात की है, उसका आएगा संघटन का नंबर आएगा, कोलिजन का नंबर आएगा, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन डायमीटर आएगा। उसके बाद में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज आएगा, जूल थॉम्सन इफेक्ट। हम ये जानते हैं कि किसी भी गैस को अगर हम किसी बिल्कुल छोटे से छेद में से बाहर निकालें तो वो गैस ठंडी हो जाती है, तो उसको जूल थॉम्सन इफेक्ट बोलते हैं। अब किसी गैस को अगर लिक्विड फॉर्म में हमको बदलना है तो उसके लिए जूल थॉम्सन इफेक्ट काम करता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर है जूल थॉम्सन इफेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट यूनिट है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अंदर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है लिक्विड द्रव अवस्था, ये अगली यूनिट है, द्रव अवस्था ये एक यूनिट है, ये अगली यूनिट है। अब जो इसी के वैसे तो कई बुक्स में तो इसी के अंदर भी दे रखे हैं इन्होंने, जैसे अलग अलग प्रकार के इन्होंने यहाँ पर डॉट्स दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर अलग है। तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल के बीच में कौन कौन से फोर्सेस, कौन कौन से बल काम करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगी लिक्विड्स की, स्ट्रक्चर डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो सॉलिड है मतलब ठोस है, लिक्विड है, द्रव है और गैस है, इनके बीच में संरचनात्मक विभिन्नताएं क्या होंगी उसके बारे में। लिक्विड क्रिस्टल कौन से होते हैं? कई प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल के बीच में अंतर क्या है। उसके बाद में सॉलिड एंड लिक्विड क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक फेज, ये क्रिस्टल होते हैं, नेमेटिक और कोलेस्ट्रिक जो होते हैं क्रिस्टल होते हैं, उनके बीच में अंतर कौन कौन से हैं। थर्मोग्राफी एंड 7 सेगमेंट सेल, थर्मोग्राफी का यूज किया जाता है किसी भी व्यक्ति की अगर कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाना है तो थर्मोग्राफी का यूज़ किया जाता है। थर्मोग्राफी में अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है, जो कोई सेल्स उसकी अगर बीमारी से पीड़ित है उनका टेम्परेचर वेरी करता है, थर्मोग्राफी की सहायता से उस वेरी टेम्परेचर की कोशिकाओं का पता लगाते हैं। 7 सेल सेगमेंट होता है, जो घड़ियों के अंदर जो घड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर बटन जो नंबर चलते हैं, एक इस तरीके के जो नंबर चलते हैं 7 सेगमेंट सेल से ही उनका काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है कोलाइडियल स्टेट, कोलाइडीय अवस्था। इसके बारे में भी आपने पढ़ा है, कोलाइडीय अवस्था के बारे में। डेफिनेशन ऑफ कोलाइड, कोलाइड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। सॉलिड इन लिक्विड, सोल्स जिसको बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड के अंदर होता है तो सोल बोलते हैं, इसी में एरोसोल वगैरह आते हैं। प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ पर? काइनेटिक प्रॉपर्टी है, प्रकाशिकीय, गतिकीय, प्रकाशिकीय और विद्युतीय, तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। इनकी स्थायित्व के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्टिव एक्शन के बारे में, जो रक्षण की विधियां हैं, कोलाइड को कोलाइड कैसे रखा जाए उसके लिए विधियां, उनके बारे में बात करेंगे। हार्डी-शुल्जे लॉ के बारे में बात करेंगे।
गोल्ड नंबर या स्वर्णांक के बारे में बात करेंगे, लिक्विड्स एंड लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे जिसको इमल्शंस बोलते हैं, टाइप्स ऑफ इमल्शंस के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन, इमल्सिफायर मतलब इसको बनाया कैसे जाता है, इमल्सिफायर कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड इन सॉलिड्स, जल। तो यहाँ पर आपने देखा है सॉलिड इन लिक्विड, अगर लिक्विड ज़्यादा है सॉलिड कम है तो उसको सॉल्व बोलते हैं, और लिक्विड्स इन सॉलिड्स, अगर लिक्विड ज़्यादा है और सॉलिड कम है तो उसको जल बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका निर्माण कैसे होगा, इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी, इनहिबिशन, जनरल एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद है सॉलिड स्टेट, इसको आप 12th क्लास के अंदर पढ़ के आए, 12th क्लास का फर्स्ट लेसन आपका यही था, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। यहाँ पर उसी सॉलिड स्टेट को और ज़्यादा बढ़ाकर बताया गया है, एडवांस तरीके से बताया गया है, किस प्रकार से हम किसी पदार्थ की संरचना को ज्ञात कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, बियर का रूल किस प्रकार से काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस, क्रिस्टल जालक की, त्रिविम जालक है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है, क्रिस्टलोग्राफी के नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंट्राफेशियल एंगल्स, लॉ ऑफ रैशनलिटी ऑफ इंडिसाइज, लॉ ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्रिस्टल्स। उसके बाद है एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, क्रिस्टलों के अंदर से एक्सरे किरण को गुजारेंगे, एक्सरे विवर्तन उसका किस प्रकार से प्राप्त होगा, ब्रेग इक्वेशन को ड्राइव करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब हमारे सिलेबस में 3 चीज़ों की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन है, एक तो NaCl नमक की, एक पोटेशियम क्लोराइड की और एक सीजियम क्लोराइड की। इसके लिए 2 मेथड हैं, लाउस मेथड और पाउडर मेथड। इन दोनों से हम इसके क्रिस्टल की जो संरचना है उसको ड्राइव करेंगे कि किस प्रकार से होता है, उसको निर्धारित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है, ये यूनिट है आपने जो 12th क्लास के अंदर लेसन किया जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी को आपने 12th क्लास के 4th लेसन के रूप में किया है, जिसके अंदर संघट्ट सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी, अलग अलग प्रकार की जो विक्रियाओं का वेग किस प्रकार से होगा, विक्रियाओं की अर्धायु किस प्रकार से होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको अभिक्रिया कोटि कहते हैं वो क्या चीज़ होती है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, यहाँ पर हमारे सेकंड ऑर्डर भी है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, 3 ऑर्डर की रिएक्शंस हमारे यहाँ पर हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटलिस्ट, मतलब हम यहाँ पर उत्प्रेरक के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ पर हम उत्प्रेरक के बारे में बात करेंगे कि उत्प्रेरक किस प्रकार से काम करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स एंड इट्स स्कोप, मतलब जो रासायनिक बल गतिकी है और उसका स्कोप कहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, एक अभिक्रिया की गति, फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जो ऐसे फैक्टर जो किसी अभिक्रिया की गति को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से हैं। उसके बाद है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्वेंट, लाइट, कैटलिस्ट, तो ये सारे फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद है कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट्स, मतलब जो अभिक्रिया का वेग है उसकी सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब अभिक्रिया का वेग सांद्रता से बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद है मैथमेटिकल कैरेक्टर्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शंस, कुछ जो सिंपल केमिकल रिएक्शन है उनके मैथमेटिकल कैरेक्टर्स, जैसे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन और स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन, इनके बारे में बात करेंगे। हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे और मीन लाइफ पीरियड के बारे में बात करेंगे। हाफ लाइफ होता है अर्धायु और ये होता है औसत आयु, औसत आयु के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये सिलेबस है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का। इसी के साथ में जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स का जो बचा हुआ सिलेबस है वो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब हम जो अभिक्रिया का ऑर्डर है, अभिक्रिया की जो कोटि है उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उसके लिए डिफरेंशियल मेथड है हमारे पास, समाकलन विधि है, उसके अलावा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, मेथड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड है, आइसोलेशन मेथड है, रेडिएटिव डिके एज ए फर्स्ट ऑर्डर फिनोमेना। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि जो नाभिकीय क्षति होती है, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर लगातार जो द्रव्यमान की क्षति होती रहती है उसको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन माना जाता है और उसको हम स्टडी करेंगे, ऐसा क्यों होता है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, मतलब किसी केमिकल काइनेटिक्स को, वहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में नहीं पढ़ा है, वहाँ पर सिर्फ आपने इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम केमिकल काइनेटिक्स जो है उसको मेजर करने के कौन कौन से मेथड उनके बारे में बात करेंगे। कंडक्टिमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, ऑप्टिकल मेथड्स, पोलरियोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सब प्रैक्टिकल्स भी हैं। उसके बाद है थ्योरी
ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, आरएनएस जो इक्वेशन आपने पढ़ी है वो किस तरीके से, उसका क्या कंसेप्ट है, सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर मॉडल, संगत सिद्धांत, इसके ऊपर संगत सिद्धांत किसके ऊपर निर्भर है, हम ये मानते हैं कि जो हमारे पास अणु है वो गोलाकार प्रकार के संरचना होती है, उसके ऊपर आधारित ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था जो बोला उसकी जो थ्योरी है, उसके बाद है एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनामिक्स एक्सपेक्ट, तो जो रेट कांस्टेंट है, वेग नियतांक है, उसका एक्सप्रेशन किसके ऊपर, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम समअवस्था स्थिरांक और थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी के रूप से उसको बताना। उसके अलावा कैटालिसिस, कैटालिसिस का मतलब होता है उत्प्रेरण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन, उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार से होंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालाइसिस, उत्प्रेरण किस प्रकार का होता है, और उसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल, मिसलेनियस प्रकार के एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने सिलेबस के बारे में बात की, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एक बार थोड़ा हम और देख लेते हैं। सिलेबस के अंदर मैथमेटिकल कंसेप्ट कंप्यूटर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और केमिकल काइनेटिक्स लास्ट यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और बात कर रहे हैं रासायनिक बल गतिकी के बारे में, रासायनिक बल गतिकी के बारे में। लास्ट यूनिट है ये रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में अभिक्रियाएं होती हैं, केमिस्ट्री में होती हैं रिएक्शंस या अभिक्रियाएं। यहां पर दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है थर्मोडायनेमिक्स और एक होता है केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है इस रिएक्शन का होना या ना होना, होना या ना होना, रिएक्शन का होना या ना होना, होना या ना होना, ये कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स बताता है। रिएक्शन का होना या ना होना कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। और रिएक्शन अगर होगी तो उसका वेग क्या होगा, मतलब रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी, उसके प्रकाशिक गुण कौन कौन से होंगे, इन सभी के बारे में, उत्पाद किस तरीके से प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में कौन बताता है, रासायनिक बल गतिकी बताती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए, रासायनिक बल गतिकी अध्ययन से यह ज्ञात हो जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए उत्पाद के प्रकाशिक गुण किस प्रकार के होंगे, रैसमिक मिश्रण प्राप्त होगा या नहीं होगा, इन सब चीजों से हमें यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक बल गतिकी है क्या, रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारकों अर्थात फैक्टर्स का अध्ययन किया जाता है। तो रासायनिक बल गतिकी क्या है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गतिकी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर गतिकी जो है इसका अर्थ क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर रासायनिक का मतलब है केमिकल, और गतिकी का मतलब होता है काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है अभिक्रिया की गति। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंदर किसका अध्ययन होता है, इसके अंदर अध्ययन होता है अभिक्रिया की गति का, और इसी अभिक्रिया की गति को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं रिएक्शन का वेग, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का वेग, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, तो इसका मतलब रासायनिक बल गतिकी क्या है, रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो किसी अभिक्रिया की गति का अध्ययन करती है, अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करती है, और इसके अलावा किसका अध्ययन किया जाता है, इसके अलावा अध्ययन किया जाता है वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का।
मतलब वेग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स का जिसके अंदर अध्ययन किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक का मतलब है केमिकल रिएक्शन, बलगतिकी का मतलब होता है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या है, गतिकी काइनेटिक्स होती है। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या है, इसको इसी वजह से केमिकल काइनेटिक्स बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अभिक्रिया की गति अर्थात अभिक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये तो होगी गति। अब इसके आगे देखिए अगला टॉपिक हम इसी के अंदर करते हैं और वो टॉपिक देखिए कौन सा है, वो टॉपिक देखिए यहाँ पर जो हम अगला टॉपिक करेंगे वो टॉपिक होगा अभिक्रिया का वेग। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला टॉपिक यहाँ का है। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, अभिक्रिया का वेग। इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। हम ये जानते हैं हमारे पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें इस प्रकार से क्रिया होती है। मान लीजिए A प्लस बी है, A प्लस बी ने आपस में अभिक्रिया की तो इससे किसका निर्माण कर दिया, C प्लस डी का। हम ये भी जानते हैं कि इस A प्लस बी को संपूर्ण रूप से क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। मतलब ये अभिक्रिया करते हैं, रिएजेंट होते हैं, और इनको संपूर्ण रूप से क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ए और बी आपस में अभिक्रिया करेंगे और किसका निर्माण कर देंगे, उत्पाद का निर्माण कर देंगे। हम ये जानते हैं कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ए और बी की कंसंट्रेशन जो है, ए की कंसंट्रेशन बी की सांद्रता को इस तरीके से बताया जाता है, जो ए और बी की कंसंट्रेशन जो सांद्रता है वो लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और समय के साथ साथ समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सी की और जो डी है इसकी जो सांद्रता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो सांद्रता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो लगातार क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो इसका मतलब समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। यही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। देखिए नेक्स्ट ये रहा, इसको अगर अपने ग्राफीय निरूपण करें इसका तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। मान लीजिए ये ग्राफ है, मान लीजिए ये इस तरीके से ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर तो है टाइम, यहां पर क्या है, यहां पर है समय, टाइम। ठीक है, जो इस प्रकार बढ़ रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर है सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता जो इस प्रकार बढ़ रही है। ठीक है, अब इसको अगर अपने ग्राफ से समझें तो क्या होगा, जब अभिक्रिया शुरू हो रही है तो वहां पर अभिकारक की मात्रा सबसे ज्यादा है, क्योंकि जैसे अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो अभिकारक हमारे पास प्रचुर मात्रा में होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाती है वैसे वैसे अभिकारक के अणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मैं जुड़कर इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है निकलते हों, जुड़ते हों, अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं में अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। सामान्य समझाने के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अभिकारक के अणु आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर किसका निर्माण कर देंगे, उत्पाद का निर्माण कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो अभिकारक है वो यहाँ होता है, लेकिन समय के साथ 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 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी सांद्रता के अंदर क्या होगी, कमी होगी, और स्टार्टिंग में जो उत्पाद होता है वो यहाँ होता है और समय के साथ साथ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें क्या कर रहे हैं, ये किसके लिए है, ये है अभिकारक के लिए, मतलब अभिकारक की सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, उत्पाद की सांद्रता। ये किसके लिए है, ये है उत्पाद के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता तो बढ़ रही है, जबकि अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे एक परिभाषा बनती है, वो ये है कि समय के साथ
अभिकारकों की, ध्यान रखिए, समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी व उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? वृद्धि की दर अभिक्रिया वेग कहलाती है। अभिक्रिया वेग कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो अभिकारकों की रिएजेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है और जो उत्पाद है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। किसके साथ? अकॉर्डिंग टू टाइम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया वेग कहलाती है। अब अभिक्रिया की गति को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? देखिए, अभिक्रिया की गति को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो अभिक्रिया की गति क्या होती है? देखिए, इसका अगर अपने फॉर्मूला बनाएं तो क्या बन जाएगा? मैं इस अभिक्रिया की गति को इससे लिख रहा हूं ROR से। ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा? पीछे जो हमने रिएक्शन की उसी से बनाएंगे। A व B की सांद्रता में कमी, मतलब अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय। ठीक है, कितने समय में उनकी सांद्रता में कमी आई है, कितने समय में उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है, वो ROR है। किसके लिए? उत्पाद के लिए। अब इसी ROR को एक और चीज से लिखा जा सकता है। ROR बराबर किसके होता है? C व D की सांद्रता में वृद्धि बटा समय। तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया का वेग है A और B की सांद्रता में कमी, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता में कमी, और C और D की सांद्रता में वृद्धि बटा समय, अर्थात उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिखने का एक और तरीका है, वो ये है। देखिए, हम ये लिखते हैं, जो अभिकारक होते हैं उनके लिए पॉजिटिव, तो अलग अलग प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, जो अभिकारक होते हैं उसके लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उत्पाद के लिए पॉजिटिव होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dCA/dt। C का मतलब है कंसंट्रेशन, dt का मतलब है स्मॉल समय में, C का मतलब है कंसंट्रेशन, A का मतलब है पहला अभिकारक। ठीक है, ये दूसरा dCB/dt, ये भी, प्लस तीसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये A के लिए, ये B के लिए, ये दोनों के दोनों क्या है? अभिकारक। और अभिकारकों के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है? नेगेटिव का। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे C और D के लिए, तो dCC/dt मतलब प्लस, और प्लस dCD/dt। तो इसका मतलब समय के साथ साथ जो अभिकारकों की सांद्रता होती है उसमें आता है नेगेटिव, तो उनके लिए अभिक्रिया का वेग किस में आता है? उनके लिए अभिक्रिया का वेग आता है माइनस में या नेगेटिव में। और समय के साथ साथ जो उत्पाद है उनकी सांद्रता बढ़ती है, तो उनके लिए अभिक्रिया का वेग किस में आता है? पॉजिटिव में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि समय, अगर हम कभी भी वेग समीकरण को लिखें, वेग समीकरण में जब भी हम बात करेंगे तो अभिकारकों के लिए माइनस लगाया जाएगा और उत्पादों के लिए प्लस लगाया जाएगा। अभिकारकों के लिए आप माइनस अवश्य लगाएंगे, उत्पादों के लिए अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव ही होंगे, अर्थात वो बढ़ेंगे। पॉजिटिव अपने आप में अंडरस्टूड है, आपको उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात की, उसके बाद में उसके पहले हमने बात की थी कि किस प्रकार से पेपर का पैटर्न होगा। उसके बाद में हमने बात की केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, अभिक्रियाओं की गति का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, और अभिक्रिया का वेग, उसकी परिभाषा और उसको ग्राफीय निरूपण हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसके लिए बुक्स कॉलेज में अवेलेबल हैं, तो आप कॉलेज से उसकी बुक्स ले सकते हैं, और इसके अलावा भी आप इसको और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पर्सनली इसको परचेज करना चाहें तो प्रगति प्रकाशन की बुक्स इसके लिए अवेलेबल होती हैं, और पी भागचंदानी साहित्य एवं पब्लिकेशन की बुक्स भी इसके लिए काफ़ी अच्छी हैं। हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए कई वेरियस टाइप ऑफ बुक्स इसके अंदर आती हैं, वो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।